नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के करंट अफेयर्स जो कि रहेंगे अगस्त मंथ 2024 के, और उनको हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पर, मतलब बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उनके तौर पर। अब जानते हैं आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या फिर वो वनडे एग्जाम कोई भी रहता है, उसमें जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए इन करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो करंट अफेयर्स को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पर स्टार्ट करते हैं। बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है यहाँ पर बर्फबारी से। ठीक है, बर्फबारी जो है वो कम हो रही है, किस जगह पे कम हुई है जरा देखते हैं। प्रश्न क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिसअपियरेंस ऑफ स्नो फ्रॉम ओम पर्वत। आप सभी लोग जानते होंगे एक पर्वत है, इसका नाम है ओम पर्वत। वो पड़ता है कहां पे? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के राज्य में पड़ता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, यू कैन सी। उत्तराखंड में ओम पर्वत से बर्फ के गायब होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि भाई ओम पर्वत से बर्फ के गायब होने का जो प्राथमिक कारण है, द रीजन फॉर दैट इज लेस रेनफॉल, कम वर्षा, छिटपुट बर्फबारी और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को माना जाता है। पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है या फिर गलत पूछा गया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आराम से अपने आप से क्वेश्चंस का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है करंट अफेयर्स के तौर पर। पहला स्टेटमेंट हमारा हो चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ओम पर्वत से बर्फ के गायब होने से क्षेत्र के पर्यटन उद्योग में, मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, उसमें कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, ऐसा पूछा गया है। एंड द क्वेश्चन आस्क्स यू कि भाई ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। एग्जाम में कभी भी आप देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर इस चीज को पहले देखिएगा कि वहां पर क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, सही पूछा गया है या फिर गलत पूछा गया है। आते हैं पहले स्टेटमेंट पर। पहला स्टेटमेंट है कि ओम पर्वत से बर्फ के गायब होने का प्राथमिक कारण जो है वो कम वर्षा है। आप सभी जानते हैं कि जब इतनी ऊंचाई पर, जो काफी हाइटेड प्लेस भी है ओम पर्वत में, और जब भी वहां पर बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो बर्फ के रूप में जम जाता है। लेकिन अगर कम वर्षा होगी तो ये इसका सीधा प्रमाण यही है कि वहां पर जो बर्फ है वो कम जम पाएगी। ठीक है, फर्स्ट जो प्रायोरिटी वाला पॉइंट है, प्राथमिक जो कारण है, प्राइमरी रीजन वो ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज छिटपुट बर्फबारी, मतलब स्पोरेडिक स्नोफॉल। स्नोफॉल, अगर बर्फबारी कम होती है तो वहां पर बर्फ कम हो पाएगी। सिंपल था, डायरेक्ट स्टेटमेंट ही वाला आप समझ पा रहे होंगे। अगर बर्फबारी कम हो रही है तो वहां पर बर्फ की जो मात्रा है वो आपको कम मिलेगी। किस जगह पे? ओम पर्वत पे। इसके बाद का जो रीजन आता है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट चेंज जो है, मतलब जलवायु परिवर्तन, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, पूरे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। और ऐसे कई सारे यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये चाहते हैं कि हर देश अपना अपना जो प्रयास रहता है इस सेंस में कि जो पॉल्यूशन को कम किया जाए, क्योंकि पॉल्यूशन से भी लिंक्ड है ये चीज़। पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो रही है उससे, तो ये सारी चीजें कम करी जाएं। ठीक है, जो ऐसे ईंधन का यूज किया जाता है जिसमें कि तापमान बढ़ सकता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है वो बहुत ज्यादा अगर हो रहा है, उसका जो एमिशन है वो ज्यादा होता है, तो उससे भी हमारा तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो यहाँ पर इट इज रिलेटेड विद क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या होता है, पर्वत के ऊपर की जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्लियर है कि इन तीनों वजहों की वजह से ऐसा होता है कि बर्फ कम हो रही है। कहां पर? ओम पर्वत पे। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा कहता है ओम पर्वत से बर्फ के गायब होने से क्षेत्र के पर्यटन उद्योग पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी पर्यटक आते हैं, वो बर्फ को देखने आते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि वो सूखे जो एरियाज होते हैं उनको देखने आता है। वो चाहते हैं कि उत्तराखंड में आए, तो उत्तराखंड में वो अगर हाई माउंटेन्स पर जाना है उन्हें, तो बर्फ देखने आते हैं। तो बर्फ अगर नहीं मिलेगी तो पर्यटन भी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई इसमें? क्योंकि हमसे करेक्ट पूछा गया था, यहाँ पर सही पूछा गया था, यहाँ पर केवल एक हो जाएगा, केवल एक। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज भी है, आपने सुना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन तो कवर हो गया, लेकिन साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आप लोग न्यूज में, आर्टिकल्स में, गूगल पे जाके सर्च करिएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्लैक कार्बन। ठीक है, ब्लैक कार्बन जो होता है उसका क्या यूज होता है इन बर्फ जो ऊंची पीक्स पर रहती है उसको पिघलाने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो
मैं आपको शो भी कर देता हूं। गूगल पे जाइए और जाके सर्च करिए ब्लैक कार्बन एंड ग्लेशियर मेल्टिंग, यू विल सी देयर आर मल्टीपल आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे इस सेंस में कि व्हाट इज द, देखिए डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, ब्लैक कार्बन इज अ थ्रेट टू हिमालयन ग्लेशियर्स। जितने भी ग्लेशियर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जितने भी ग्लेशियर आप देख पा रहे हैं ये ऊंची पीक्स पर रहते हैं, उसी तरीके से ये लिंक्ड है सारी चीजें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स से लिंक्ड चीजें आप यहाँ पे कवर करी जा रही हैं, ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। द टाइटल इज द ब्लैक कार्बन इज अ थ्रेट टू द हिमालयन ग्लेशियर्स। तो आप देख पा रहे हैं इस जगह पे जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पर कुछ ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स, मैंने पोल्यूशन से लिंक किया था, जो प्रदूषण होता है उससे लिंक किया था, जो प्रदूषण होता है उसमें आपको मिलते हैं ब्लैक कार्बन के छोटे छोटे से पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स अगर बहुत ही, वैसे उनका वेट कम होता है, वेट कम होता है तो हवा में बहुत ज्यादा सस्पेंडेड रहते हैं और वी कैन से निलंबित कण होते हैं। वो निलंबित कण होने की वजह से क्या होगा, ये सेटल हो जाते हैं, बहुत ऊपर तक चले जाते हैं हवाओं के साथ में, और हवाओं के साथ में जब वो आगे बढ़ती है हवाएं तो उनके साथ में आगे बढ़ते हैं, और जो पीक्स होती हैं जहां पर बर्फ रहती है जो कि श्वेत कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, एंड यू नो दैट व्हाइट कलर जो होता है उसका जो एल्बिडो रहता है, एल्बिडो मींस रिफ्लेक्टिविटी, जितना भी सूर्य तप या फिर इंसोलेशन आ रहा होता है उसको रिफ्लेक्ट करने की जो क्षमता होती है दैट इज कॉल्ड एज अल्बिडो। तो यहां पर अगर व्हाइट बर्फ रहती है तो इट मींस वो रिफ्लेक्ट कर देती है। दैट इज वाई अगर मैंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है और मैं बहुत धूप में चला जाता हूं तो धूप में जाने के बाद मेरे को कम गर्मी लगेगी रादर दैन अगर मैंने ब्लैक शर्ट पहनी होती। अगर मैं ब्लैक शर्ट पहनता हूं तो ज्यादा अवशोषित होती है सूर्य की जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, वो ये सब चीजें आप जानते होंगे। तो वैसे ही यहां पर भी होता है, जो सूर्य से आने वाला सूर्य तप है, इंसोलेशन है, वो हीट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है अगर व्हाइट रहती है। लेकिन अगर ब्लैक कार्बन कण जो कि हवा के साथ में आए हुए हैं और यहां पर इस पे सेटल हो चुके हैं आके, तो वो क्या करते हैं, वो पोल्यूशन के जो कण हैं वो ब्लैक होने की वजह से अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उस इंसोलेशन को, और ऊष्मा बढ़ जाती है उस जगह पे जहां पे सेटलमेंट होता है, और वहां पर आप देख पाएंगे कि जो बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट कर जाएगी, क्योंकि ऊष्मा अगर अवशोषित हो रही है तो वहां पर जो बर्फ है जिसपे सेटल है वो ब्लैक कार्बन का पार्टिकल्स आके, तो वो क्या हो जाएंगे, वो बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से भी हम कहते हैं कि पोल्यूशन को कम करना है, ठीक है, पोल्यूशन को कम करना है, कार्बन बेस्ड जो फ्यूल होते हैं, जो ईंधन होते हैं उनको कम यूज करना है। ये सारे फैक्टर्स लिंक्ड हैं, करंट अफेयर्स को इस तरीके से लिंक करके आपको पढ़ना है। एंड यू कैन सी ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये वाला हो गया, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ए ऑप्शन यहां पे हो जाएगा फर्स्ट, द स्नो डिसअपियरिंग फ्रॉम ओम पर्वत इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, हमारे साथी जो कि हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश वाले साथियों के लिए भी यहाँ पर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। कम वर्षा और छिटपुट बर्फबारी जो है पिछले 5 वर्षों में ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में वर्षा में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसके कारण बर्फ का आवरण कम हो गया है। सिंपल सी बात है, द कनेक्शन इज हियर। आप देख पा रहे हैं कनेक्शन बिल्कुल सही मैंने आपको बताया हुआ था, पानी जो है वो कम बरस रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, दिस राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स हैव फर्दर एग्रीवेटेड द सिचुएशन कंट्रीब्यूटिंग टू द फास्टर मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड रिड्यूस्ड स्नोफॉल। बर्फबारी कम हो रही है, ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं एक तरफ से, और इसका मैंने आपको रीजन बताया वो क्या है, ब्लैक कार्बन। जाके इसको इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा जो कि डाउन टू अर्थ का आर्टिकल था करंट अफेयर से लिंक करके, और वो कहां पे जमा होता जा रहा है, वो जमा होता जा रहा है ग्लेशियर्स के पीक्स पे, वहां पर बर्फ पिघलती जा रही है। एक ये रीजन हो गया, दूसरा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन वहां पर बर्फबारी भी कम हो रही है, ये भी एक रीजन था, रिड्यूस स्नोफॉल था। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ ऑन टूरिज्म, पर्यटन पर प्रभाव। ये हो जाएगा बर्फ से ढकी चोटियों से के लिए मशहूर ओम पर्वत पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण एक आकर्षण केंद्र है। ये बहुत सालों से रह चुका है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब बर्फ नहीं है तो बर्फ की कमी से इस क्षेत्र का जो आकर्षण है वो कम हो रहा है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटक होते हैं वो कम आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे कम आ रहे हैं। ये कम हो रहा है, क्लियर है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ए ऑप्शन हमारा हाउस में। ओम पर्वत की लोकेशन यहां पे आप देखेंगे उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड स्टेट ये वाला स्टेट है,
ये उत्तराखंड स्टेट की बॉर्डर हो जाएगी इधर, ठीक है। ओम पर्वत कहाँ पे पड़ता है? बिल्कुल एज वाले पॉइंट पे, यहाँ पर आप देखेंगे पिथौरागढ़ के ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ये ग्रेटर हिमालयन जो रेंज पड़ती है, ग्रेटर हिमालयन और ट्रांस हिमालयन के रेंज के बीच वाला जो पार्ट होता है, उस जगह पे आपको ओम पर्वत, इसकी लोकेशन यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है अब कि ये किस पार्ट में आता है, कुमाऊं में आता है या फिर गढ़वाल में आता है, ये आपको बताना है, ठीक है। कुमाऊं में आता है या फिर गढ़वाल में आता है, दिस इज योर क्वेश्चन। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको ये, और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है यहाँ पे कि ये जो ओम पर्वत है ये कहाँ पे मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लोकेशन हो गई इसकी। नंदा देवी नेशनल पार्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क मिल रहा है इधर, पिथौरागढ़ इस जगह पड़ता है। और आप लोग तो लोकेशन जानते ही होंगे, 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारे उत्तराखंड राज्य में, वो उनकी लोकेशन क्या क्या है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं गढ़वाल में, 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं आपके कुमाऊं रीजन में, जो कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होके बनाया गया था उत्तराखंड राज्य। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिसेंट सप्लीमेंट्री बजट प्रेजेंटेड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट एलोकेट्स ₹5013 करोड़ विच इंक्लूड्स फंडिंग फॉर सेवरल की इनिशिएटिव्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। जस्ट उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत अनुपूरक बजट में 5013 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें कई प्रमुख पहलों के लिए धन शामिल है। अब इनमें से बताना है आपको कि कौन सा आवंटन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट में उल्लिखित विशिष्ट आवंटन नहीं है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। There is not a specific allocation mentioned in the budget. First option is ₹50 crore for Tehri Lake development. Second option is ₹32 crore for Gau Sadan construction, and third option is ₹749 crore for major construction works in the state, and the D option is ₹500 crore for road development projects in the urban areas. तो अगर आपने नहीं पढ़ा है डीपली तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि एक ऑप्शन, जहां पे 4 ऑप्शंस रहते हैं, वहां पर आपको ये रहता है कि एक ऑप्शन चूज करने की, द करेक्ट ऑप्शन चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% की रहती है। अगर नहीं पता है तो वहां पर संभावना जो है वो बहुत ही कम हो जाती है सही आंसर करने की। गलती मत करिएगा। इस वीडियो को अगर आप पॉज करके देखेंगे और खुद से पहले सेलेक्ट कीजिए, मैं आपको आंसर बताऊंगा ही। इसका जो सही आंसर है वो है, ये 3 जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला जो है ये एलोकेशन में नहीं था। शहरी क्षेत्रों में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ का जो आवंटन है वो नहीं किया गया है। बाकी सारे ऊपर वाले 3 किए गए हैं। आपको ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है, ये तीनों याद रखना है। आवंटन जिसका नहीं है वो है डी ऑप्शन। सोल्यूशन देखते हैं इसका। बजट में टिहरी विकास झील के लिए 50 करोड़ रुपए, गौ सदन निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए और प्रमुख निर्माण कार्यों के लिए 749 करोड़ रुपए के आवंटन की बात करी गई है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में सड़क परियोजना के लिए, यहाँ पे आप सब कुछ देख पाएंगे, सड़क विकास परियोजना के लिए विशेष रूप से आवंटित 500 करोड़ का कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। आयोग क्या करता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, लगता है आपको कि अच्छा भाई डेवलपमेंट करना है और शहरी क्षेत्रों का डेवलपमेंट करना है, रोड डेवलपमेंट करना है, तो हाँ सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है जिससे कि आपको लगे, उन्हें ये पता करना है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, डीपली उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो कि डेवलपमेंट के लिए निकाला गया है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं उसमें। तो यहाँ पे शुरुआत के 3 जो मैंने बताए थे वो है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द 5th Capacity Building Program for Mid-Career Civil Servants of Sri Lanka, organized by the NCGG, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा आयोजित श्रीलंका के मध्य करियर सिविल सेवकों के लिए 5वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम में विभिन्न शासन विषयों पर सत्र शामिल है। बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कार्यक्रम में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। अगेन फिर से, कौन सा जो है इसमें उल्लेखित नहीं है, इट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दैट प्रोग्राम। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है शासन के बदलते प्रतिमान, मतलब चेंजिंग पैराडाइम ऑफ गवर्नेंस। बी ऑप्शन इज डिजिटल इंडिया। सी ऑप्शन इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MG नरेगा। एंड द डी ऑप्शन इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यहां पर आपको चूज करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो नहीं उल्लिखित है उस प्रोग्राम में। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सेलेक्ट योर ऑप्शन। मैं आपको आंसर बताता हूं। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ABCD में से सी ऑप्शन है, MG नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। सी जो है ये मेंशन नहीं था इस नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस वाले इस प्रोग्राम वाले जो मेंशन किया गया है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सी ऑप्शन हो जाएगा।
आंसर यहाँ पे कह रहा है कि कार्यक्रम में शासन के बदलते प्रतिमान, डिजिटल इंडिया, सेवा का अधिकार, जीवन यापन में आसानी और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे विषय शामिल हैं। दीज आर इंक्लूडेड। ठीक है, एमजी नरेगा इज नॉट मेंशन्ड। एमजी नरेगा इट इज नॉट मेंशन्ड इन दिस पार्ट ऑफ द लिस्टेड टॉपिक्स। क्लियर है? यहां पर इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन हो गया हमारा। अगला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार धाम यात्रा इन उत्तराखंड इज इनकरेक्ट। अगेन कथन गलत पूछा गया है, गलत वाले क्वेश्चन। इस तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए इसको इंक्लूड किया जाता है, वरना करेक्ट के तरीके से पूछा जा सकता था। इनकरेक्ट में क्या होता है कि आपको फाइंड आउट करना होता है, आपको ये पता करना होता है कि जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्या वो सही है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी ढूंढना भी चीजों को कॉम्प्लेक्स करने का एक लेवल अप है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि भूस्खलन के कारण, लैंडस्लाइड होने के कारण मार्ग अवरुद्ध होने के बावजूद चार धामों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप कभी अधिकारी बनते हैं किसी जगह पे जाके, जहां पर जैसे इस तरीके की जगह यहाँ पे होती हैं और वहां पर ऐसा होता है कि लैंडस्लाइड आ गया, तो आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि वहां पर जान माल की रक्षा करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जो लाइफ होती है वो। तो द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड देयर विल नो लिमिट। यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे लिख दिया नो लिमिट, ऐसा है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ऐसा। नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पिलग्रिम्स विजिटिंग द चार धाम्स डिस्पाइट लैंडस्लाइड ब्लॉकिंग द रूट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज आउटराइटली इनकरेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो आउटराइटली इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है द चार धाम यात्रा बिगिंस इन मे एंड एंड्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर एवरी ईयर। चार धाम यात्रा हर साल मई में शुरू होती है और सितंबर के पहले सप्ताह में समाप्त हो जाती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की दैनिक सीमा 5000 करने की सिफारिश की थी। और जो डी ऑप्शन है, चार धाम यात्रा हरिद्वार, टिहरी, चमोली और नैनीताल जिलों में स्थित है। उत्तराखंड सरकार ने ए बी सी डी चार ऑप्शन है यहां पे। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका? क्या ऑप्शन हो सकता है? पहला स्टेटमेंट जो है, देखो मेजरली ऐसा होता है कि जब भी लैंडस्लाइड आता है, जब भी भूस्खलन की घटना होती है, तो उस समय पे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीजें आती हैं कि जो लोग हैं उनकी जान माल की रक्षा की जाए और लाइफ जो है वो सबसे प्रायोरिटी वाली चीज होती है। तो ये करंट अफेयर्स में है आर्टिकल्स, मेजरली ऐसा होता है। लेकिन इस टाइम पे क्या है कि उतना, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी जो है अच्छी बना दी गई थी। यहाँ पे देखेंगे पहला स्टेटमेंट जो है नॉर्मली ऐसा होता है कि वो जो नंबर होता है वो कम कर दिया जाता है। ठीक, बट यहाँ पे आप जानते हैं कि एक और स्टेटमेंट जो कि रॉन्ग है, द चार धाम यात्रा इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरिद्वार, टिहरी, चमोली एंड नैनीताल। यहां पर ये स्टेटमेंट भी गलत आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं चार धाम यात्रा में नैनीताल आता है। क्या नैनीताल? ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, तो वैसे ए और डी ऑप्शन यहाँ पे दोनों गलत हैं। जब भी लैंडस्लाइड आता है तो उस जगह पे क्या होता है, ये लोगों की जो संख्या होती है वो कम करी जाती है, क्योंकि वो उनकी लाइफ ना जा सके। बट ये सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली है नहीं इस जगह पे। तो बट हमारा जो क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य है वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि चार धाम यात्रा है वो किन जगहों पर की जाती है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। पहला जो स्टेटमेंट था वो ए भी था इसमें, ठीक है, ए वाला भी ऑप्शन था, लेकिन डी ऑप्शन आपको ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया था कि आपको पता होना चाहिए कि किन जगहों पर कौन कौन सी जगहें हैं जो कि इंक्लूड करी गई हैं चारधाम यात्रा में। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। चारधाम यात्रा इन उत्तराखंड इज अ सिग्निफिकेंट पिलग्रिमेज दैट अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज एनुअली। पूरे एक साल में, मतलब प्रतिवर्ष हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। कौन कौन सी जगहें आती हैं? यमुनोत्री धाम आता है। यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। जिला भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। यमुनोत्री धाम आता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और साथ में गंगोत्री धाम भी आता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, किसके लिए है? ये डेडिकेटेड टू गॉडेस यमुना। यमुना जो देवी हैं उनको समर्पित है, और ये जो गंगा देवी हैं उनको समर्पित है। यमुनोत्री, गंगोत्री, सिंपल चीज, यहां पर आपको इतना क्लियर है। इसके अलावा दो और हैं, चार में से दो और हैं, ये दोनों आपको क्लियर हो गए। बाकी दो कौन से हैं? बाकी दो आते हैं रुद्रप्रयाग और चमोली। बाकी दो आते हैं रुद्रप्रयाग और चमोली वाले। जस्ट अ मिनट, you can see here
थर्ड आ रहा है हमारा केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम आता है, रुद्रप्रयाग में पड़ता है, ये रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। और बद्रीनाथ धाम आता है चमोली में। किसको ये समर्पित है वो देख लेते हैं। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यू नो दैट, एंड वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास। ये भगवान शिव को समर्पित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये केदारनाथ धाम। और इसके बाद बद्रीनाथ धाम होता है जो किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, लॉर्ड विष्णु, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वैष्णवाइट्स, वैष्णव तीर्थ स्थल भी है। तो आपको जिलों की इंफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। हमने इससे पहले देखा उत्तरकाशी जिले हो गए। उत्तरकाशी जिले के बाद आते हैं हमारे 2 जिले, रुद्रप्रयाग और चमोली। यहां पर आपको 4 धाम की यात्रा जब होती है तो इस जगह पे करवाई जाती है। और कौन कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनको समर्पित है वो भी हमने देख लिया। यमुनोत्री जो है वो यमुना देवी के लिए है, और गंगोत्री जो है वो गंगा देवी के लिए है। इसके बाद आते हैं हम लोग केदारनाथ पे जो भगवान शिव के लिए है, और बद्रीनाथ जो है वो भगवान विष्णु के लिए। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उत्तराखंड लॉन्च ऑफ द ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट जीईपी इंडेक्स। उत्तराखंड सरकार द्वारा सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी सूचकांक शुरू करने के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है, उत्तराखंड इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट। यू कैन पॉज द वीडियो, आराम से आप इसको पॉज करके देख सकते हैं बाद में। पहला स्टेटमेंट मैं आराम से बताऊंगा आपको सोल्यूशन क्या होगा। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है जिसमें वायु, मिट्टी, पेड़ और पानी इसके 4 स्तंभों में से 4 स्तंभों के रूप हैं। अब ये करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। सूचकांक वाले क्वेश्चंस आप जानते हो कि ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट है, इसी वजह से यहाँ पे 3 स्टेटमेंट भी डाले गए। उत्तराखंड इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च द ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स व्हिच इंक्लूड्स एयर, सॉइल, ट्री एंड वाटर एज इट्स 4 पिलर्स। अगला स्टेटमेंट है वो क्या है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की गणना सूत्र का उपयोग करके की जाती है। कौन सा गणना सूत्र है, इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। The GEP index is calculated using the formula. Which formula? GEP index is equal to air GEP index और साथ में water GEP index, उसके बाद में soil GEP index, साथ में आता है लास्ट वाला forest GEP index, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, जो कि यहां पर पिलर्स थे इन्हीं के नाम पर, एयर, सॉइल, ट्री एंड वाटर। ट्री की जगह पे फॉरेस्ट हो चुका है, ठीक है, 1 GEP। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बताना है आपको। थर्ड स्टेटमेंट है, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन का गठन 1990 में किया गया था और यह GEP सूचकांक बनाने के लिए जिम्मेदार है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द GEP इंडेक्स। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे 1 2 3 है वो सही है, करेक्ट है। ये हमेशा देखना है आपको, कौन सा सही है कौन सा गलत पूछा गया है वो बताना है। पहला जो स्टेटमेंट है वो फोकस कर रहा है इन 4 पिलर्स पर, एयर, सॉइल, ट्री एंड वाटर। दिस स्टेटमेंट इज, यू कैन पॉज द वीडियो एंड चूज द करेक्ट आंसर, बट मैं बताऊंगा आपको ये है हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। 4 स्तंभों में से ये जो बताए गए हैं ये बिल्कुल सही हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है GEP, जो पूछा गया है सकल जो GEP रहेगा वो इन चारों का जो GEP रहेगा, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट रहेगा, वो ऐड कर देंगे हम लोग, वो ऐड कर देंगे। 1 and 2 both are correct। नाउ थर्ड वाला स्टेटमेंट, The Himalayan Environmental Studies and Conservation Organization was formed in 1990 and is responsible for creating the GEP index। यहां पर आपको ये बताना है कि क्या सही होगा। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्यों गलत है। इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूं क्यों गलत होगा। बोला ऑर्गेनाइजेशन, पहला है उत्तराखंड का जो ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स है वो क्या है भाई, ये सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, व्हाई इट इज फर्स्ट, मतलब क्यों है ऐसा फर्स्ट, क्योंकि इससे पहले कोई और राज्य ने इन चारों जो पिलर्स हैं इन सब पे फोकस करके एनवायरमेंट के लिए ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट जो है GEP नहीं निकाला है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर मानव जनित दबावों के प्रभाव का आकलन करता है, मतलब इट अफेक्ट्स और इट असेसेस द इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स। मानव जनित जो भी प्रभाव रहते हैं, दुष्प्रभाव ही होंगे। देखो मानव जो होता है मोस्टली दुष्प्रभाव ही डालता है हमारे एनवायरमेंट पर, मेजरली जितनी भी एक्टिविटीज रहती हैं हमारे एनवायरमेंट को प्रभावित करने वाली होती है, दुष्प्रभावित करने वाली। तो मानव जनित दबावों के प्रभाव का आकलन करने के लिए ये बनाया गया है ये सूचकांक। क्लियर बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने देख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से सूचकांक हैं। द हिमालयन, हाँ इसी पे जो पहले मैंने स्टेटमेंट बताया था वो 4 पिलर्स उसमें रहेंगे और चारों को अगर हम ऐड कर देते हैं अलग अलग GEP को तो वो हमारा सकल GEP जो होता है ग्रॉस GEP हो जाता है, वो बन जाएगा।
इसका गठन कब किया गया था? द हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द जीईपी इंडेक्स। ये बनाएगा जीईपी इंडेक्स को, इसने बनाया है, जीईपी सूचकांक को इसने बनाया है। और कब ये फॉर्म हुआ था? 1979 में, 1979 में, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में दिया गया था ये 1990 दिया गया था, तो यहां पर इस वजह से गलत हो जाता है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस जो होती है वो याद करना भी एक बड़ी बात होती है, लेकिन एग्जामिनर, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब वर्ष दर वर्ष ऐसा होगा, हर एग्जाम में ऐसा होगा कि अगले एग्जाम में द कंपटीशन लेवल विल बी हाई, ठीक है। तो कंपटीशन लेवल जो हाई रहता है उसको टफ बनाने के लिए, क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस पे आयोग जो होता है वो खेलता है। यहाँ पे 1990 लिख दिया, हो सकता है 1991 लिख देता। तो ये आपको ध्यान रखना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सही है या फिर नहीं, इन पर आपको शक करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पर क्या था? 1979। इस वजह से हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। सॉल्यूशन पे जाते हैं। 1979 में इसको बनाया गया था, जिसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिकी और आर्थिक विकास पर ध्यान देना था। फोकस क्या है इसका? कंजर्वेशन भी करना है, पारिस्थितिकी पर भी। ये प्रोग्राम है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद ही एक संरक्षण का संगठन है, तो पारिस्थितिकी पर तो फोकस रहेगा ही रहेगा, साथ में आर्थिक विकास पर भी केंद्रित था इसका जो फोकस था। लेकिन साथ में हमने ये देखा कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनको कम करना है, बेसिकली उसी को असेस करने के लिए ये इंडेक्स बनाया गया है। और ये बताता भी है कि कितना एफर्ट डाला है ह्यूमंस ने एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द जीईपी इंडेक्स हेल्प्स इन असेसिंग द इकोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ द स्टेट। इकोलॉजिकल ग्रोथ मतलब पारिस्थितिकी विकास का आकलन करता है, ये कितना विकास हो रहा है, कौन से 4 पिलर्स पे मैंने आपको बताया हुआ इससे पहले। और साथ में मानव जनित जो गतिविधियां होती हैं वो कितना प्रभावित करती हैं पर्यावरण को, वो भी यहाँ पे कवर करता है, वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को, ये हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज, यह मानव गतिविधियों से पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, इसकी निगरानी के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मॉनिटर द ह्यूमन एक्टिविटीज। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मॉनिटर द ह्यूमन एक्टिविटीज, इट प्रोवाइड्स दिस जीईपी इंडेक्स। जीईपी इंडेक्स, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है, जो कि हमने करंट अफेयर्स में कवर भी करी है। और ये अगर आपको पढ़ना है तो इसके बारे में आप गूगल पे जाके बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि मिल जाएंगी आपको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पर इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, इन्हीं में इंफॉर्मेशन में ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ना कुछ खेल के क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनॉग्रेशन ऑफ 26 प्रोजेक्ट्स। 26 ऐसे परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 26 परियोजनाओं के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट कहता है यहाँ पे, शुरू की गई परियोजनाएं मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं, खासकर आर्थिक उत्थान और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में। सुरक्षा और आर्थिक उत्थान, और किस पर फोकस किया गया है? महिला सशक्तिकरण पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे। इंग्लिश में देखते हैं, द लॉन्च प्रोडक्ट्स आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट, स्पेशली इन द एरिया सच एज इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड सेफ्टी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, द सीएम अनाउंस्ड द नेमिंग ऑफ द अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम इन चंपावत। चंपावत में जो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम है, आफ्टर लेट कैलाश गहतोरी, लेट कैलाश गहतोरी उनके नाम पर, और द खड़कोड़ी रोड पर, खड़कोड़ी रोड का जो नाम है वो शहीद कमांडो नवीन सिंह बिष्ट के नाम पर रखने की घोषणा करी गई है। तो क्या ऐसा है? करंट अफेयर्स में आप जानते हो पर्सनालिटीज पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पर्सनालिटीज जिनकी मृत्यु हुई है उनके नाम पर अगर कोई डेवलपमेंट किया जा रहा है और स्टेडियम बनाया जा रहा है तो ये बड़ी बात है इनके नाम पर। देखते हैं कि सही है कि गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, योजनाएं केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित हैं, कल्याण या फिर आपदा तैयारियों पर कोई जोर नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर डेवलपमेंट करना है तो वहां पे आपदा को ध्यान में ना रखा गया हो? क्योंकि आप जानते हैं कि अल्टीमेटली हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जाना है। हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं डेवलपमेंट वाले, जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं सरकार के या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के भी, तो वो हमें जा पता है कि वो सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं इनको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। और आपको पता होंगे देयर आर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उन्हीं में से हम लोग ये भी जानते हैं कि आपदा प्रबंधन को भी हम लिंक कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। ठीक है, आपदा प्रबंधन योजनाएं केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित नहीं है, मतलब कि ये जो
इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसी को डेवलप नहीं कर रही है, लेकिन वहां पर वेलफेयर को भी ध्यान में रखना है और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि डिजास्टर्स भी आती रहती हैं। तो ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजास्टर्स को झेल पाए, आपदाएं जो आती हैं उनको झेल पाए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये वाला गलत हो जाता है। योजनाएं केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित हैं, ऐसा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने में आपको पता चल रहा होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी देखते हैं, पहला बिल्कुल सही है, महिला सशक्तिकरण और साथ में आर्थिक उत्थान और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में इसको फोकस किया जा रहा है। 26 जो प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं उनमें ऐसा है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये भी बिल्कुल सही है, नाम याद कर लीजिएगा, स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी जी जो है उनके नाम पर निर्माणाधीन जो स्टेडियम है चंपावत में वो बनाया जा रहा है, और खड़कोड़ी रोड पर नाम जो शहीद है कमांडो नवीन सिंह बिष्ट उनके नाम पर रखने की घोषणा करी गई है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट हियर। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहां पर करेक्ट ही पूछा गया था, सही ही पूछा गया था, तो हमने ये देख लिया, ए ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने रक्षाबंधन से पहले 30 करोड़ रुपए से अधिक की 26 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये परियोजनाएं महिला सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा तैयारी को बढ़ावा देने के लिए, आपदा की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। क्लियर है? टू प्रमोट वुमेन्स एम्पावरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड विच इज रिलेटेड टू द डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन से लिंक्ड है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो आप लोग को इस तरीके से पढ़ना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ में करंट अफेयर्स भी करना है, लेकिन अपने अंदर कुछ चीजें डेवलप भी करनी है फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, बिकॉज प्रीलिम्स से ही आप लोग अधिकारी नहीं बनेंगे, आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, मेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इंटरव्यू देंगे, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी साथ साथ करते चलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही चंपावत में निर्माणाधीन स्टेडियम का नाम जो है मैंने बताया वो स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी के नाम पर रखा जाएगा, और साथ में दो ग्राम पंचायत दुधौली के खड़कोड़ी मार्ग का नाम भारतीय सेना के शहीद कमांडो नवीन सिंह बिष्ट के नाम पर रखा जाएगा। ये हमने देख लिया, सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही था। इसमें जो समग्र विकास के लिए है, द लॉन्च प्रोजेक्ट्स एम्स टू इंप्रूव द ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब साथ में हम लिंक कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ उत्तराखंड कंबाइनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद द वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो जितने भी हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, मतलब कल्याणकारी जो कार्यक्रम है उनके साथ भी लिंक कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन के साथ में भी लिंक कर दिया हमने, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी हमने लिंक कर दिया, तो ये हमारा डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल कर रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा गया है यहाँ पर, इनकरेक्ट कौन सा है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व नैनीताल जिले में स्थित है और 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है ये वाला, बहुत कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, चाहे वो यूके का उत्तराखंड का एग्जाम हो या फिर इसके अलावा यूपी वाले एग्जाम्स में भी ये न्यूज में हमेशा रह चुका है, करंट अफेयर्स में भी रह चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट। Corbett National Tiger Reserve is located in the Nainital district and was established in 1936 at the Haley National Park. This statement is correct. तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, रिजर्व 230 बाघों का घर है और प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 14 बाघों के साथ दुनिया का सबसे अधिक बाघ घनत्व का भी क्षेत्र है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इंक्लूड्स ओनली द कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड इट्स कोर एरिया हैज नो बफर जोन। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में केवल कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है, उसके मुख्य क्षेत्र में शामिल है और इसका कोई भी बफर जोन नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो ऐसे एरियाज होते हैं, संरक्षण वाले एरियाज होते हैं, कंजर्वेशन वाले एरियाज होते हैं, वहां पर कोर एरिया भी होता है, साथ में बफर एरिया भी होता है। तो यहां पर नो बफर जोन लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा भी गया है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन हमारा हो गया, नहीं लिखा है ना यहाँ पे, इस वजह से हमारा हो जाएगा। डी ऑप्शन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये पर्सन है जिनके नाम पर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो रखा गया है। हमने देखा सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। सोल्यूशन क्या है इसका? इट इज लोकेटेड इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। किस जिले में है? वो है नैनीताल जिले में, उत्तराखंड में पड़ता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज अ सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन एरिया, संरक्षण का क्षेत्र है। बाघ संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 में कब स्टार्ट करी गई थी?
1973 में कौन सी सरकार थी, ये आप लोगों को सोच के बताना है। बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कि भाई ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो स्टार्ट जब किया गया था 1973 में, या तो लिखा ही हुआ है, लेकिन कौन सी सरकार थी केंद्र में उस समय। कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरुआत करी गई थी इसकी, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इसी का हिस्सा है। ठीक है, आगे आते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। द नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 एज द हेली नेशनल पार्क। इसका पहले नाम जो था वो हेली नेशनल पार्क था 1936 में, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। जानते हो भारत का जो टाइगर है, इसको बंगाल टाइगर बोलते हैं, उसको सेव करने के लिए, उसकी कंजर्वेशन करने के लिए ये बनाया गया था। द रिजर्व इज नेम्ड आफ्टर जिम कॉर्बेट, अ की फिगर इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। ठीक है, कोर एरिया एंड बफर जोन। अब जानते हैं कि कोर एरिया भी होता है, साथ में बफर जोन भी होता है संरक्षण वाले क्षेत्रों में, तो यही चीज यहां पे लिखा है। रिजर्व का कोर एरिया कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कोर एरिया है, जबकि बफर जोन में क्या मिलेगा आपको, रिजर्व वन और सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट डाउन दिस। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य बफर जोन में शामिल है, याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, बना लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है कि सोना नदी नेशनल पार्क जो है वो किस, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो किस एरिया में पड़ता है, बफर जोन में पड़ता है, इसी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट मॉनसून इंपैक्ट्स इन उत्तराखंड इज इनकरेक्ट। अगेन द क्वेश्चन आस्क्स यू इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उत्तराखंड में हाल ही में मॉनसून के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है मानसून की शुरुआत के बाद से राज्य में लगातार बारिश हो रही है, जिससे राजमार्गों पर कई भूस्खलन हुए। तो यहां पर बिल्कुल सही बात है, जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो आप जानते हैं कि लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। ठीक है, भूस्खलन की घटनाएं हमेशा होती हैं, एंड द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लैंडस्लाइड इज द ग्रेविटी। ग्रेविटी, आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये कहां से आ गया। गुरुत्वाकर्षण इज द मेजर फैक्टर फॉर द लैंडस्लाइड, क्योंकि हम लोग जब फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं उनमें आता है ये चीज कि ये जो जितना भी भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं या फिर हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं, जितना भी ये सब चीजें होती हैं, द ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज ग्रेविटी जो होती है वो खींचती है उन चीजों को अपनी तरफ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, या जब लैंडस्लाइड होता है तो जो मिट्टी है वहां के, या फिर जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो ढीली अवस्था हो जाती है, बिकॉज वहां पर पानी की जो रेनफॉल हुई है वो ज्यादा हुई है, मिट्टी ढीली हो जाती है। ठीक है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी उन जो जड़ें होती हैं उनकी, वो भी सेव नहीं कर पाते, वो भी रोक नहीं पाते हैं उस भूस्खलन को, बिकॉज द ग्रेविटी अट्रैक्ट्स दैट पार्ट, अपनी तरफ खींच लेती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, हमें गलत ढूंढना है तो ये गलत, ये हम नहीं चूज करेंगे। अगला स्टेटमेंट कहता है रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को केदार घाटी से जोड़ने वाले कुंड में मंदाकिनी नदी पर बना लोहे का पुल नदी की तेज धाराओं के कारण खतरे में है। इंग्लिश में लिखा है द आयरन ब्रिज ओवर द मंदाकिनी रिवर इन कुंड connecting the Rudraprayag Gaurikund National Highway to the Kedar Ghati is at risk due to the strong river currents। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लिफ्टेड द बैन ऑन हैवी व्हीकल मूवमेंट ओवर द मंदाकिनी रिवर ब्रिज आफ्टर इंस्पेक्टिंग द साइट। उत्तराखंड सरकार ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मंदाकिनी नदी पर बने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा लिया है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई, हटाया नहीं है। ठीक है, हटा कैसे सकते हैं उस टाइम पे, अगर हटा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबंध जो है वो हटाया नहीं, क्योंकि भारी वाहन जो होते हैं उनसे भूस्खलन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, वेट ज्यादा होता है, ट्रक्स आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं, कोई बड़े पत्थर अगर शिफ्ट कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी मशीनरी वाले जो व्हीकल्स होते हैं वो जा रहे हैं, तो उससे वेट ज्यादा होने की वजह से वो लैंडस्लाइड का कारण बन सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आपातकालीन सेवाएं स्टैंड बाय पर हैं और सरकार द्वारा स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है, सिचुएशन जो है उसको देखा जा रहा है, क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट नहीं पूछा गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, मानसून इंपैक्ट्स में देखिए, मानसून की शुरुआत से ही लगातार बारिश के कारण उत्तराखंड गंभीर मौसम संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है। साथ में कुंड, ऊखीमठ, चोपता, गोपेश्वर राजमार्ग पर कई भूस्खलन भी हुए हैं। ये राजमार्ग जो है ये सब इन एरियाज को जोड़ता है, नेशनल हाईवे। कई भूस्खलन भी हुए हैं जिससे सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है इसमें, और साथ ही साथ इसमें ये भी देख लीजिए कि द आयरन ब्रिज ओवर द मंदाकिनी रिवर इन कुंड विच कनेक्ट्स द रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे टू केदार घाटी एंड केदारनाथ इज एट रिस्क ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिवर करेंट्स।
ठीक है, नदी के तेज बहाव के कारण ये खतरे में है। ये हमारा स्टेटमेंट सही था। द नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन डिवीजन इंस्पेक्टिंग द ब्रिज एंड इम्पोज्ड अ बैन ऑन द मूवमेंट, उन्होंने बैन लगाया है भाई, इम्पोज्ड अ बैन, दे हैव इम्पोज्ड अ बैन ऑन द मूवमेंट ऑफ द हैवी व्हीकल्स ऑफ द ब्रिज टू इंश्योर सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी के लिए जो सुरक्षा होती है उनके, उसके लिए उन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ है अभी, तो इट इज एप्लीकेबल, अभी भी एप्लीकेबल है ये। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राज्य शक्ति तिलू रौतेली अवार्ड इज इनकरेक्ट। अगेन द क्वेश्चन इज आस्किंग यू द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। राज्य शक्ति तिलू रौतेली पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं यहाँ पे, और आप लोग पॉज करके इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और खुद से चूज कर सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा वीर बाला तिरु रौतेली के नाम पर महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट ये वाला है। राज्य शक्ति तिलू रौतेली पुरस्कार में 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। प्रशस्ति पत्र को बोलते हैं साइटेशन, साइटेशन। सी ऑप्शन है हमारा, यह पुरस्कार पहली बार 2006 में महिलाओं को अनुसंधान, उद्यमिता और सामाजिक सेवा में उनके योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। और डी ऑप्शन है, 2024 के पुरस्कार विजेताओं में पैरा स्विमर प्रीति गोस्वामी, लोक गायन के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित माधुरी बर्थवाल और विज्ञान में उनके योगदान के लिए सुधा पाल जैसी उल्लेखनीय हस्तियां शामिल है। तो यहां पर देखिए दो स्टेटमेंट्स यहां पे बिल्कुल सही लग रहे हैं, यहां पर बिल्कुल सही है वाले। कंफ्यूजन आपको कहां पे हो सकता है कि किस वजह से दिया जाता है, किस डोमेन में ये दिया जाता है, उसमें आ रहा है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट से बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं। एक जगह पे हमने बोला यहाँ पे कि वो अनुसंधान, उद्यमिता मतलब आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसमें, और सामाजिक सेवा सोशल सर्विस में दिया जाता है। और वहीं पर 2024 के जो पुरस्कार है उसमें खेल से संबंधित एक पार्ट है, पैरा स्विमर है प्रीति गोस्वामी, उनको दिया गया है। लोक गायन के लिए मतलब आर्ट एंड जो कल्चर वाला पार्ट होता है उसके लिए दिया गया है माधुरी बर्थवाल को, और विज्ञान में उनके योगदान के लिए सुधा पाल को दिया गया है। तो यहाँ पर इन दोनों में से ही ऐसा होगा कि आपका एक आंसर जो है वो बनेगा। एंड यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने आई थिंक चूज कर लिया होगा अपना ऑप्शन। डी स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है हमारा सी वाला। देखते हैं इसका सोल्यूशन। राज्य शक्ति तिलू रौतेली अवार्ड जो है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है। राज्य शक्ति तिलू रौतेली पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए महिलाओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पुरस्कार का नाम उत्तराखंड की जो वीरांगना रही है वीर बाला तिलू रौतेली, उनके नाम पर रखा गया है। और इसका उद्देश्य महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देना है। महिलाओं की जो उपलब्धियां होती हैं, तो हमारी जो महिलाएं हैं वो आर्ट एंड कल्चर में अगर आगे जा रही हैं, अगर वो गेम्स में आगे जा रही हैं, या फिर किसी भी पार्ट में अगर वो आगे जा रही हैं, इस तरीके से आपने देखा साइंस वाले पार्ट में भी जा रही थी, तो उसमें उनको अवार्ड दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ द अवार्ड वाज स्टार्टेड इन 2006, ये भी एक स्टेटमेंट था। 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। आपके करंट अफेयर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ तिलू रौतेली टू ऑनर वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, वुमेन महिलाओं को और जो किशोरियां रहती हैं उनको सम्मानित करने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार का उद्देश्य, इस पुरस्कार का उद्देश्य है उन महिलाओं को सम्मानित करना जिन्होंने खेल, साहित्य, हस्तशिल्प, बहादुरी और विज्ञान, ये विधाएं हैं, ये डोमेन्स हैं जिनमें अवार्ड दिया जाता है। कौन से हैं? स्पोर्ट्स, लिटरेचर, हैंडीक्राफ्ट, ब्रेवरी एंड साइंस। हैंडीक्राफ्ट, ब्रेवरी एंड साइंस, इनमें दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज मैंने हाईलाइट करी है दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पे नोट कर लीजिएगा इसको। तो ब्रेवरी एंड साइंस ये हमारा पार्ट था। सी ऑप्शन हमारा वहां पर गलत हो जाएगा, गलत पूछा गया था। अवार्ड के लिए क्या दिया जाता है? 31,000 रुपए और साथ में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है महिलाओं को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द हैवी रेनफॉल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेंट रेनफॉल एंड द लैंडस्लाइड्स इन उत्तराखंड इज करेक्ट। यहां पर सही कथन पूछा गया है। यहां पर 4 में से आपको सही बताना है कौन सा कथन सही है। भूस्खलन और हाल ही में हुई वर्षा के संबंध में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है उत्तराखंड में भारी वर्षा को भारतीय मौसम विज्ञान IMD द्वारा बादल फटने के रूप में वर्गीकृत किया गया था। IMD ने, इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने क्लासिफाई किया था हैवी रेनफॉल को क्लाउड बर्स्ट के तौर पर। ऐसा है क्या? अगला स्टेटमेंट है केदारनाथ में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई थी जिससे यह बादल फटने की घटना बन गई थी। ठीक है, यहां पर
ओवर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे ओवर लिखा है तो केदारनाथ एक्सपीरियंस्ड ओवर 100 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल इन 1 आवर मेकिंग इट ए क्लाउड बस्ट, तो 100 मिलीमीटर तक वर्षा हुई थी। ठीक है, 100 मिलीमीटर तक वर्षा हुई थी जिससे बादल फटने की घटना बन गई है। सी ऑप्शन हमारा कहता है, इसका ट्रांसलेशन सही से नहीं हुआ था, यहाँ पर तक लिखा होना चाहिए। सी ऑप्शन है द हिमालयन रीजन्स जियोलॉजिकल यूथ मेक्स इट वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स एंड एज यू नो दैट हिमालय जो है वो क्या है, एक यंग फोल्डेड माउंटेन है, मतलब क्या है, एक नवीन हम बोल सकते हैं वो, और वलित पर्वत बोलते हैं इसको, फोल्ड माउंटेन्स को। तो यूथ मेक्स इट वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड्स, मतलब इसके भूस्खलन के प्रति संवेदनशील बनाता है, खासकर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के साथ में। और डी ऑप्शन है हमारा, द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नैनीताल एंड देहरादून डिड नॉट रिकॉर्ड एनी सिग्निफिकेंट रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। नैनीताल और देहरादून जिलों में मानसून के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण वर्षा दर्ज नहीं करी गई है। तो ऐसा हो सकता है क्या, आपको बताना है करेक्ट। तो जब वर्षा हुई है तो अच्छी खासी वर्षा हुई है, बादल फटने के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्लाउड बस्ट। तो यहां पर कौन सा कथन सही है ये बताना है, सॉरी कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, चूज कर लीजिए। क्या ऑप्शन होगा इसका, तो बादल फटने के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऐसा नहीं होगा, गलत होगा ये स्टेटमेंट, क्योंकि बादल फटने की जो घटना होती है, क्लाउड बस्ट की जो घटना होती है, उसमें उसकी डेफिनेशन में ये लिखा रहता है कि 100 मिलीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होनी चाहिए। यहां पर लगभग 100 मिलीमीटर लिखा हुआ है रेनफॉल इस समय पे हुई थी, लेकिन क्लाउड बस्ट की जो घटना होती है उसमें बोला जाता है कि इट शुड बी मोर देन 100 mm ऑफ रेनफॉल इन 1 आवर, 1 घंटे में इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि क्लाउड बस्ट को नहीं माना गया था उस समय पे, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि 100 मिलीमीटर तक वर्षा अगर होती है तो इसको बादल फटने की घटना नहीं बोलते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नैनीताल और देहरादून में भी इस मानसून के असर को देखा गया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है कि वहां पर कोई भी वर्षा दर्ज नहीं करी गई थी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमारा आंसर जो होगा, सही पूछा गया है तो वो सी हो जाएगा, क्योंकि जो हिमालयाज हैं वो यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं और वो यंग होने की वजह से वहां पर जो भूस्खलन की स्थिति आती है, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, अत्यधिक वर्षा होती है तो वो बन सकता है। ठीक है, भूस्खलन वहां पे हो सकता है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा इस जगह पे करेक्ट ऑप्शन। हैवी रेनफॉल अकर्ड इन उत्तराखंड अफेक्टिंग द मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी एंड टेहरी गढ़वाल, कॉजिंग द सिग्निफिकेंट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान IMD इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यहां पर इंडियन नहीं होता, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग क्लाउड बस्ट जो होता है, बादल फटने की जो घटना है, इसमें इसको शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वो तब होता है जब 1 घंटे से अधिक बारिश के रूप में परिभाषित किया था। 1 घंटे से अधिक जब बारिश होती है 100 मिलीमीटर से ज्यादा, ठीक है, 1 घंटे तक बारिश होती है 100 मिलीमीटर से ज्यादा, तब हम लोग उसको बोलते हैं क्लाउड बस्ट की सिचुएशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिएगा, इसी से हमारा आंसर भी निकल पाता है। हिमालयी क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से युवा है, मैंने बताया आपको, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं इसको, यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं इसको, तो ये युवा होते हैं, जिसका अर्थ है कि यह खड़ी ढलान यहाँ पे मिलती है, मतलब बिल्कुल ही आपको जो स्टीप स्लोप्स मिलते हैं, भूमि के आकार और मिट्टी स्टीप स्लोप्स मिलते हैं यहाँ पे, मिट्टी के कारण अक्सर भूस्खलन के लिए प्रवण क्षेत्र रहता है। इट इज वेरी, हम कह सकते हैं कि इट इज प्रोन टू द लैंडस्लाइड। अगला स्टेटमेंट है, भारी वर्षा और क्षेत्र की संवेदनशील भू आकृति विज्ञान स्थितियों का संयोजन है, इसे भूस्खलन और अन्य आपदाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, ये इसी से लिंक्ड स्टेटमेंट ही था, ये हमारा स्टेटमेंट हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड के सारे जिलों के इंफॉर्मेशन हमने कर ली है। इस जगह पे मैंने आपको पूछा था ओम पर्वत के बारे में, ओम पर्वत जो है किस जगह पे पड़ जाएगा, पिथौरागढ़ वाले पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पिथौरागढ़, यहाँ पे सारे जो जिले हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। उत्तरकाशी यहाँ पर पड़ रहा है, उत्तरकाशी के बाद में देहरादून इस जगह पे है, हरिद्वार यहाँ पर पड़ता है, टिहरी गढ़वाल इधर पड़ जाएगा, पौड़ी गढ़वाल इधर पड़ जाएगा, रुद्रप्रयाग है यहाँ पे, चमोली डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि नंदा देवी नेशनल पार्क आपका पड़ता है, नंदा देवी वाला पार्ट, बागेश्वर मिलता है इधर, अल्मोड़ा इधर है, नैनीताल इधर पड़ जाएगा, ऊधम सिंह नगर USN, साथ में चंपावत, ये सारे जिले हो गए, ये पिथौरागढ़, ये सारे जिले हो गए। ठीक है भाई, ये जो
सेक्शन बना हुआ है ये वाला, दिस एरिया कम्स इन कुमाऊं, कुमाऊं, और ये जो पीछे वाला रीजन है इसको बोलते हैं गढ़वाल, गढ़वाल, क्लियर है, इसको बोलते हैं गढ़वाल। 7 जिले आते हैं आपके गढ़वाल में, 6 जिले आते हैं कुमाऊं में, ये हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेयर ऑर्किड स्पीशीज कैलेंथे डिवाइडी, कैलेंथे डिवाइडी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछा गया है। ऑर्किड स्पीशीज आप जानते हैं बहुत ज्यादा मिलती हैं इंडिया में, और इंडिया में उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, कैलेंथे डिवाइडी वाज फर्स्ट, ए ऑप्शन है, ए स्टेटमेंट है हमारा, कैलेंथे डिवाइडी को पहली बार 2002 में उत्तराखंड में खोजा गया था और तब से यह कई जिलों में पाया जाता है। तो ईयर जो है वहां पर संभावना बन सकती है कि स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो जरा देखते हैं कि क्या होगा, इसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा अभी आपको। कैलेंथे डिवाइडी को पहली बार 2002 में उत्तराखंड में खोजा गया था और तब से यह कई जिलों में पाया जाता है, बी ऑप्शन है, बी स्टेटमेंट है हमारा। कैलेंथे डिवाइडी एक दुर्लभ स्थलीय ऑर्किड प्रजाति है, एक ऑर्किड स्पीशीज है, एंड इट इज रेयर टेरेस्ट्रियल ऑर्किड स्पीशीज ग्रोइंग इन क्लस्टर्स एंड कैन रीच अप टू 90 मीटर्स इन हाइट, 90 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऑर्किड का पेड़ 90 मीटर तक चला जाए? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। 90 मीटर्स नहीं है, यहां पर यूनिट जो है वो गलत है, 90 मीटर्स नहीं होगा, यूनिट गलत है। हमें सही पूछा गया है, यहां पर करेक्ट पूछा गया था, तो इस वजह से हमें अभी स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। मौसमी बकरी चराने की गतिविधियों के कारण, मतलब जो सीजनल गोट हर्डिंग एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से द ऑर्किड स्पीशीज आर अंडर थ्रेट, वो खतरे में है, जिसके कारण संरक्षण के लिए इसे चमोली जिले की नर्सरी में उगाने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब कंजर्वेशन के लिए इसको चमोली डिस्ट्रिक्ट की नर्सरी में इसको उगाया जाएगा। डी ऑप्शन है, इंडिया इज होम टू 500 ऑर्किड स्पीशीज विद उत्तराखंड होस्टिंग द मेजॉरिटी ऑफ देम। तो यहां पर फिर से एक नंबर आ गया, नंबर गेम जो होता है वो आयोग करता रहता है, वैसे ही हमने भी इसको क्वेश्चन को यहां पे डाला हुआ है। तो सोल्यूशन इसका हो जाएगा, हमें सही कथन खोजना है, तो सही कथन हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, सही कथन हो जाएगा हमारा सी वाला, और सारे जो स्टेटमेंट्स बाकी हैं ए, बी और डी वो गलत हैं। क्यों गलत है, उनका सोल्यूशन देख लीजिए। 500 नहीं है, यहां पर 500 की जगह पे इंडिया में मिलती हैं 1300 स्पीशीज, 1300 स्पीशीज ऑर्किड की इंडिया में मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन इज रॉन्ग। ए ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज 2002 में नहीं, ये बहुत पहले खोजा जा चुका है। सी ऑप्शन हमारा था, यहां पर देख लीजिए। और कैलेंथे डिवाइडी के बारे में है कि इट इज ये एक स्थलीय ऑर्किड प्रजाति है जिसे हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग के 2 अनुसंधान सहयोगियों ने पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी तहसील में खोजा था। इसमें पिथौरागढ़ जिले में आते हैं मुनस्यारी तहसील, वहां पे खोजा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका है, इस ऑर्किड प्रजाति की खोज सबसे पहले पश्चिमी हिमालय में करी गई थी, वेस्टर्न हिमालय जो है वहां पे करी गई थी, जिसमें उत्तराखंड के मसूरी और मायावती, हिमाचल प्रदेश के चंबा, जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में किया गया था, मसूरी वाले पार्ट मायावती हो गया, हिमाचल प्रदेश के चंबा और जम्मू कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं इसमें। देखते हैं ईयर कौन सा था, इसका जो ईयर था वो था 1898। 1898 में इसको मसूरी में खोजा गया था। इट वाज फर्स्ट फाउंड इन उत्तराखंड इन मसूरी इन 1898। उसके बाद में 2002 में चंपावत में इसको देखा गया, 2002 में चंपावत, बहुत समय बाद। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इससे रिलेटेड था, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। 1898 था वहां पे स्टेटमेंट, इस वजह से गलत था। फिर उसके बाद स्टेटमेंट था कि 90 मीटर्स था वहां पे, 90 मीटर्स ना होके 90 सेंटीमीटर्स है, 40 से 90 सेंटीमीटर तक की हाइट तक ये पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऑर्किड एक स्थलीय पौधा है जो गुच्छों में बढ़ता है और 40 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ये भी सही हो गया। उसके बाद आते हैं, मौसमी बकरी चराने की गतिविधियों के कारण इस वनस्पति की प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे इसके आवास को नुकसान पहुंचने की संभावना पूरी बनी हुई है। तो ये स्टेटमेंट हमने देखा, सी ऑप्शन था, बिल्कुल सही बात है। जो हमारी गोट हर्डिंग होती है एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ये इस तरीके पे इसका जो डेंजर बना हुआ है उसके लिए। भारतीय ऑर्किड की ज्ञात 1300 प्रजातियां हैं, 1300 प्रजातियां जो हैं वो ऑर्किड की हैं इंडिया में, और 352 इस देश में स्थानिक है, मतलब एंडेमिक है। 352 एंडेमिक है जो कि इंडिया की ही है, एंड 40 आर इंडेंजर्ड एंड 72 आर वल्नरेबल। ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 40 आर इंडेंजर्ड एंड 72 आर वल्नरेबल, तो ये इंपॉर्टेंट था। डी ऑप्शन हमारा इस वजह से गलत हो जाता है, बिकॉज वहां पे 500 लिखा था, यहाँ पे 1300 प्रजातियां होंगी। तो यहाँ पर
हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने देखे। यहाँ पर सी ऑप्शन था हमारा, वो सही था। जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पर वो हमने देखे, सोल्यूशन भी देखा, एक्सप्लेन भी किया मैंने आपको। जस्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके करंट अफेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगस्त मंथ का करंट अफेयर्स के लिए ये सारे क्वेश्चन हमने किए। सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स भी आपके सामने आने वाला है, जल्दी ही आ जाएगा। तो आपके जो तैयारी है वो लगातार बनी रहे, इसी का स्टडी IQ पूरा सपोर्ट करता है। हम आपको लगातार ये वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं। चलो, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी हमारे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म की तरफ से, सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। तैयारी जो है अपनी जारी रखिए और फोकस पे बिल्कुल बनाए रखिएगा जो जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।